हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसी स्क्रब्स। तो हम कर रहे हैं इस सीरीज में इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। तो लास्ट हमने किया था, लास्ट एंड फर्स्ट मोस्ट, दैट वाज G7, ग्रुप 7। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसमें हमने सारी चीज़ें ही कवर कर ली थी। तो करंट भी उससे रिलेटेड डाला गया था उसके अंदर। तो यानी कि अब तक का G7 में जो भी अपडेशन है वो उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और ऑर्गेनाइजेशंस पर क्लिक कीजिए। अभी तक G7 ही है। आज मैं करा रही हूँ बिम्स्टेक, इसके बाद प्लेलिस्ट बना दूंगी, 3-4 जैसे ही होते हैं इकट्ठे। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, बार बार मैं कह रही हूँ। आपको पॉलिटी के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। और जितना मैं कवर करा रही हूँ सिलेबस, और जितना आगे भी कराऊंगी, तो उसमें एक बार अगर मैंने करा दिया ना, तो आप जिंदगी भर मेरी क्लासेस याद रखेंगे अगर आपने ली है तो। क्योंकि बहुत कम चीज होगी जो हर साल आपको इसमें एड ऑन करनी पड़ेगी, और वो होगी सिर्फ करंट से रिलेटेड। अदरवाइज स्टैटिक जीके पूरा आ जाएगा, और अभी तक का इसमें करंट जीके भी शामिल है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। और आज का टॉपिक है बिमस्टैक। देखिए फ्रेंड्स, जो बिमस्टैक है ना, इसको सबसे पहले 1997 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। लेकिन ये बिमस्टैक को 1997 में, इससे पहले ये ओरिजिनली ओरिजिन इसका हो चुका था। लेकिन तब इसका नाम बिस्टैक था, उसके बाद बिम्सटेक हुआ, और अब पूरा का पूरा बिम्सटेक हो गया है। तो आप सोचोगे ये इसमें क्या ही अंतर बता रहे हो, है ना। अब जब नेक्स्ट स्लाइड होगी उसमें आपको अंतर पता चल जाएगा कि क्या अंतर या किस डिफरेंस के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ओके, चलिए पहले हम देख लेते हैं कि अभी जो बिम्सटेक है उसकी फुल फॉर्म क्या है। ये है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये बिम्सटेक की फुल फॉर्म है। तो देखिए, बे ऑफ बंगाल से ये पता लग रहा है कि यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज हैं वो है जो बे ऑफ बंगाल में कंसिस्ट करती है। ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल क्या कंसिस्ट करे, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, और इस तरफ अरेबियन सी है। एज यू नो, यहाँ पर अरेबियन सी है। ठीक है, ये है अरेबियन सी इधर, सॉरी ये पाकिस्तान है, यहाँ पे अरेबियन सी गुजरात के इस तरफ। ठीक है, अरेबियन सी, यहाँ पाकिस्तान। सही है, मैंने तो आज पाकिस्तान को अरेबियन सी बना दिया। और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, ये है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश है ये, और यहाँ पे बंगाल है हमारे यहाँ, इसीलिए इसी के नाम पे बे ऑफ बंगाल रखा गया है। और ये नीचे ये है इंडियन ओशन। अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो अब ये जो बे ऑफ बंगाल की कंट्रीज हैं ये टोटल 7 है। बिम्स्टेक में कितनी कंट्रीज हैं? 7 नेशंस है। ठीक है। तो बे ऑफ या बिम्स्टेक कंसिस्ट 7 नेशंस, और वो नाम है, मैं ये लेकर आई हूँ मैप जिससे कि आपको हमेशा याद रहे। देखिए ये मैप है, भारत के साथ ये सारे देखो ऐसे जैसे बच्चे लटके होते हैं ना, उस तरह की पिक्चर बन रही है। ठीक है। यहाँ नीचे देखो जैसे बच्चा पैर पकड़ रहा है, श्रीलंका। ठीक है, ये गोदी में बैठा है नेपाल और भूटान। ठीक है। और फिर बाजू में है या कह सकते हैं अंडर आर्म में दबोचा हुआ है बांग्लादेश को। हालांकि ये वर्ड्स अच्छे नहीं है बट याद करने के लिए आप कर सकते हो ना। फिर हाथ में पकड़ा हुआ है इधर म्यांमार को, और फिर थाईलैंड इसके साथ साथ है। ठीक है। तो ये 7 कंट्रीज हैं जो कि बिम्स्टेक के अंदर है। अब थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। बिम्स्टेक में 1.73 बिलियन पीपल है, यानी कि पॉपुलेशन है बिम्स्टेक। ठीक है। तो इसमें से आपको पता है सबसे जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है या पॉपुलेटेड कंट्री है वो है इंडिया। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज इंडिया। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली इंडिया का ही नाम होगा। तो यानी कि 173 करोड़ लोग हैं। ठीक है, 173 करोड़। तो उसमें से 140 करोड़ तो इंडियंस ही हैं। उसके बाद देखिए कितने बचे हैं, 33 करोड़ जो हैं ये बाकी के 6 नेशंस में से आते हैं। ओके। जो बिम्स्टेक है उसका हेडक्वार्टर है ढाका। ढाका दैट इज इन बांग्लादेश। ठीक है। तो यहाँ पर कई बार याद सार्क का रह जाता है, सार्क का काठमांडू में है। तो ध्यान रखना है कि सार्क जो है वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल की बात नहीं करता, इसलिए वो काठमांडू में है। मैं याद ऐसी रखती हूँ। और क्योंकि ढाका जो बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ बंगाल यानी कि बांग्लादेश
और इसका मतलब इसी में ही हेडक्वार्टर होना चाहिए, तो इसलिए ढाका में है, ठीक है। वर्किंग लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। वैसे तो जितने भी देश हैं सभी की लैंग्वेज ऑफिशियल है, बट वर्किंग लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश वैसे भी वर्ल्ड वाइड एक फेमस लैंग्वेज है, सबको पता भी है, नोन लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज है, इसलिए इसको प्रेफर किया गया है। ओके। चेयरमैनशिप जो है वो अभी फिलहाल 2000 मार्च 2025 से बांग्लादेश के पास है। देखिए अभी अगर आप याद करें तो कितना इजी है कि बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश वाली फीलिंग आ रही है, तो बांग्लादेश में हेडक्वार्टर्स है और चेयरमैनशिप भी बांग्लादेश के पास है। सेक्रेटरी जनरल की जो पोस्ट है वो है इंडिया के पास, ठीक है। कब से? सिंस 2023। अब बात कर लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। वैसे तो 1997 भी आप याद रखेंगे, दिस फैक्ट इज मोर देन सफिशिएंट टू मतलब याद करने के लिए, ठीक है, इतना बहुत है, काफी है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए तो आप 6 जून को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव या बिम्स्टेक की जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है। वैसे 14 मेन सेक्टर्स है। क्वेश्चन ये आता है कि कितने सेक्टर्स है, तो 14, ठीक है। अब इन 14 को याद रखना बहुत इजी है। जो बिल्कुल ही कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी स्टेट के, वही इसके अंदर कंसीडर किए गए हैं, जैसे कि ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिशरीज। जैसे कि आपको पता है बे ऑफ बंगाल है तो वो एरिया किसका है, पानी का है, पानी है तो फिश भी बहुत है इंपॉर्टेंट, तो फिशरीज एक, आपको पता है एक ये हमारी इंडस्ट्री है ना। बांग्लादेश की भी, म्यांमार की भी, श्रीलंका की भी, इंडिया की भी और थाईलैंड की भी, तो इन सब में फिशरीज बहुत इम्पोर्टेंट एक इंडस्ट्री है, इसलिए ये भी होगी। टूरिज्म भी है ना, टूरिज्म तो आजकल सभी देशों के लिए इम्पोर्टेंट है। टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत रेलेवेंट एक तरह से सेक्टर है। एग्रीकल्चर, सारी की सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा अच्छा करती है, और ये एक सच्चाई है कि एग्रीकल्चर बेस्ड यहाँ की इकोनॉमी है, तो इसलिए ये भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। उसके बाद पब्लिक हेल्थ, ये बहुत क्रूशियल है भाई। पब्लिक हेल्थ या एक ह्यूमन रिसोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। एक तो एजुकेशन, ठीक है, तो एजुकेशन भी इसके अंदर है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं हुई। हेल्थ है, ठीक है, एजुकेशन है, हेल्थ है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको अ, पता ही होगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि किसी भी देश को डेवलप बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज वाई। उसके बाद आता है पावर्टी एलिविएशन। अब जैसे कि आपको पता है डेवलपिंग कंट्रीज में पावर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से प्रॉब्लम है। इम्पोर्टेंट नहीं मतलब हर जगह जग जाहिर एक प्रॉब्लम है पावर्टी, तो उसको दूर करने के लिए ऑब्वियस है कि जितने भी सेक्टर्स होंगे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट इसी को रिमूव करना प्रायोरिटी रहेगा किसी भी देश के लिए। तो इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का भी मेन कंसर्न जो है वो पावर्टी एलिविएशन है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, ये भी मेन कंसर्न है। उसके बाद कल्चरल कोऑपरेशन, ये याद करने वाली चीज़ है। जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पर कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफरेंट और वास्ट और काफ़ी वाइब्रेंट कल्चर ये एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, इसलिए कोऑपरेशन की डिमांड है। ओके। अब यहाँ पर ये जो चीजें यानी कि चारों 14 के 14 मेन सेक्टर्स हैं, इनको किस तरह से कैटर किया जाएगा, देखो सहयोग किया जाएगा एक तो एक दूसरे के साथ, ठीक है। और एक्टिव कोलाबोरेशन, यानी कि ऐसे ही नहीं कि बस बोलने के लिए, एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग, कोलाबोरेशन, एक दूसरे के साथ साझापन होना चाहिए, साझा करना चीजों को, तो इसलिए कोलाबोरेशन। उसका म्यूचुअल असिस्टेंस होनी चाहिए, एक दूसरे को सहयोग म्यूचुअली देना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हम इंडियन कल्चर हमारा इधर से जा रहा है, उधर से आ रहा है थाई कल्चर, ठीक है, तो इन दोनों का जो फ्यूजन है वो हो सकता है, या एक दूसरे के देश के अंदर प्रमोट करना एक दूसरे के कल्चर को, तो उसके लिए म्यूचुअल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई ये कहे कि थाईलैंड में जाके कि भाई हमारे यहाँ पर बौद्ध धर्म क्या है, तो थाईलैंड शायद ये समझ जाए, कंबोडिया और थाईलैंड में, क्योंकि बौद्ध धर्म का पहले से ही बोलबाला है। बट अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जैसे कि अगर हम बात करें कि जन्माष्टमी को मनाना है, श्री कृष्ण से रिलेटेड कुछ करना है, तो यहाँ पर म्यूचुअल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि थाईलैंड में इस त्योहार को मान लो कोई नहीं जानता है, तो वहां जाके बताना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसको प्रमोट करते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी। या अगर हम बात करें किसी और कल्चरल प्रोग्राम की या कल्चरल हेरिटेज की, है ना, तो उसके लिए एक दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और
कौन कौन से फील्ड्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये 14 सेक्टर तो है ही, बट अगर मेनली देखा जाए तो आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, वैज्ञानिक फील्ड्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन तीनों चीज़ों की, कोऑपरेशन, एक्टिव कोलैबोरेशन और म्यूचुअल असिस्टेंस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अभी तक समिट्स कितने हुए हैं। समिट्स मैंने लास्ट क्लास में बताया, समिट्स का मतलब होता है जहाँ पर हेड्स जो होते हैं स्टेट के, तो हेड ऑफ द स्टेट्स ये एक साथ मिलते हैं, उन्हीं मीटिंग्स को कहते हैं समिट्स। ठीक है, जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट्स एक साथ मीटिंग लेते हैं और सारे अवेलेबल होते हैं एक प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि जो इम्पोर्टेंस है उस कॉन्फ्रेंस की ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब जो जैसे होता है ना कि भाई इम्पोर्टेंट लोगों ने हामी भरी है, तो उसका असर अलग ही तरह का है। अगर ऑफिशियल्स हामी भर रहे हैं सिर्फ, वो एक अलग बात है, वो बदल भी सकती है ना, वो प्रोमिस टूट भी सकते हैं। लेकिन अगर हेड्स ने प्रॉमिस किया है तो वो टूटेंगे नहीं, वो उस चीज को निभा ले जाएंगे। वो एक तरह से सरकार का, एक देश का प्रॉमिस है, तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है हेड करता है स्टेट का, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 2004 में पहली बार थाईलैंड में ये मीटिंग हुई है। फर्स्ट समिट हुआ है 2004 में। देखिए बना कब है? 1997 में, और समिट हुआ है 2004 में, यानी कि 7 साल के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट है वो जस्ट 1 ईयर 2 ईयर के बाद हो जाता है, कई बार तो बनते ही हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे 7 साल लगे हैं। उसके बाद गैप्स भी, यानी कि हर साल मीटिंग नहीं हो रही है, हर साल समिट्स नहीं हो रहे हैं, काफी डिफरेंस है। 4 के बाद यहाँ पर हो रखा है 2008, जो कि इंडिया में होता है। ये याद रखने की चीज है, इंडिया में बिम्स्टेक समिट कब हुआ था? तो 2008। तो 2008 में सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। ठीक है, तो तब हुआ था ये समिट 2008 में। उसके बाद 2014 में हुआ म्यांमार में, 18 में नेपाल में, 22 में श्रीलंका, और 25 में थाईलैंड बैंकॉक, जो कि अभी रिसेंटली हुआ है। ठीक है, और 2000 कब होगा ये नहीं पता, 2000 when, 2030 में, 2028 में, जब कभी भी होगा, ये नेक्स्ट 7th समिट होगा बांग्लादेश में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो 6th जो समिट हुआ है बिम्स्टेक का, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है, ये कब हुआ है? ये अप्रैल में हुआ है। मैं बता देती हूँ, अप्रैल 2025 में हुआ है। ठीक है, तो प्रॉपर डेट मुझे ध्यान नहीं आ रही, मैं एक बार देख के नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी, बट आप अप्रैल 2025 भी लिख दोगे, ये मोर देन इनफ है। ठीक है, मेन अट्रैक्शंस क्या थे, चलिए मैं बता ही देती हूँ। ये हुआ है 4th ऑफ अप्रैल। ठीक है, 4th ऑफ अप्रैल 2025। ठीक है, अब ये जो बिम्स्टेक समिट हुआ, उसके मेन अट्रैक्शंस क्या होते हैं, यानी कि मुख्य बातें क्या, या मुख्य सुझाव क्या दिए गए, या मुख्य जिन चीजों पर सहमति बनी वो कौन कौन सी थी? तो सबसे पहला विजन 2030 डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि 2030 तक ये सारी चीजें करनी है, कि आर्थिक एकीकरण होना चाहिए, वैश्विक चुनौतियों के प्रति लचीलापन, बुनियादी ढांचे व प्रौद्योगिकी में सहयोग, ये सारी चीजें 2030 तक होना, ये इसमें विजन के रूप में देखा गया है। यानी कि किस तरह से करेंगे ये एक अलग बात है, बट ये चीजें हो जानी चाहिए। उसके बाद सेकंड है भारत द्वारा घोषित प्रमुख कार्य योजना, कि भारत देश ने, हमारे देश ने भी कुछ प्रमुख कार्य योजना उनकी घोषणा की है, जो कि 21 सूत्रीय कार्यक्रम के नाम से जानी जा रही है। तो इसमें से जो मेन मेन है वो ये है, बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र। उत्कृष्टता यानी कि उसमें बहुत अच्छा करना, बहुत मतलब बड़े रूप में, बड़े और अच्छे रूप में करना, उत्कृष्ट। ठीक है, बड़े और अच्छे रूप में करना, उसको कहते हैं उत्कृष्टता केंद्र। तो भारत में आपदा प्रबंधन का काम। ठीक है, जैसे कि आपको पता है बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पर हमारा जो इंडिया है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसमें, तो ये जो पूरा ईस्ट पार्ट है इधर की तरफ, ठीक है, यहाँ ये पूरा कोस्टल एरिया जो है, जो कि इन सारे देशों के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पर भी वैसे तो वेस्ट इंडिया में भी आते हैं तूफान, टाइफून्स, साइक्लोन होता है हमारे यहाँ पे, तो साइक्लोन्स आते हैं। तो साइक्लोन्स आने की परिस्थिति में क्या होता है कि यहाँ आपदाएं यानी कि बहुत ज्यादा आती है, सुनामी भी आ जाती है यहाँ पर पूरे इस पार्ट में, दक्षिण भारत में। तो यहाँ पे सुनामी का भी असर है। तो ऐसी स्थिति में आपदा ज्यादा होने की प्रवृत्ति ज्यादा होने की स्थिति में क्या होता है कि प्रबंधन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना। अगर प्रबंधन जितने अच्छे से होगा, और क्योंकि ये बाकी की जो
देश हैं, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा आपदाएं आते रहती हैं इनकी ज्योग्राफी की वजह से। तो एक दूसरे का सहयोग, ठीक है, भारत में इसलिए आपदा प्रबंधन का केंद्र बना है, ठीक है, भारत में ये केंद्र कहाँ बनेगा, उत्कृष्टता केंद्र भारत में। सतत समुद्री परिवहन, जैसे समुद्र का इलाका है, जैसे कि अब हमने देखा यहाँ पे भाई पूरा का पूरा ये बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशन है, तो पूरा का पूरा पानी का इलाका है। तो यहाँ पे जरूरत है एक सतत समुद्री परिवहन, यानी कि आसानी से और सतत रूप से लगातार बिना किसी अड़चन के परिवहन सुचारू रूप से होता रहे, ठीक है। उसके बाद है पारंपरिक चिकित्सा। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे जो थाईलैंड है, ठीक है, थाईलैंड है, म्यांमार है, और यहाँ पे इंडिया भी है और बांग्लादेश भी है, ठीक है। ये जो जितने देश हैं यहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी पद्धतियाँ, चिकित्सिक पद्धतियाँ बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। तो उनको बढ़ाना एक तरह से, ठीक है, उनको आगे ले जाना। अभी क्या चल रहा है, अभी हम सब एलोपैथी की तरफ है ना। एलोपैथी में हम यानी कि जो वेस्टर्न चिकित्सा प्रणाली है, पश्चिमी चिकित्सा प्रणाली है ना, उस पर अभी हम सब फोकस्ड हैं। हम अपनी पुरानी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को भूल गए हैं। तो जब हम इनको भूल गए हैं तो हमें इनको याद करना है, अभी इसका इसको रिवाइव करना है, जो चीजें हम भूल गए हैं उसको, और इसको आगे भी लेकर जाना है, यानी कि इसके अंदर भी रिसर्च करना है, ठीक है, इसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है इसको। तो ये सब करने के लिए पारंपरिक चिकित्सा को शामिल किया गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है। उसके बाद है कृषि में अनुसंधान व प्रशिक्षण। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि पता ही है कि जो एग्रीकल्चरल सारी की सारी कंट्रीज है, तो इसमें अनुसंधान अनुसंधान और प्रशिक्षण बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद है यूपीआई को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया बिम्स्टेक में, जिससे कि वहाँ होने वाले आपस में देशों में होने वाले, जैसे हमारे यहाँ के लोग घूमने जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, म्यांमार जाते हैं, या बांग्लादेश जाते हैं काम के लिए, या हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, या उनके स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, तो भुगतान करना पड़ता है एक दूसरे को। तो उस स्थिति को देखते हुए या कनेक्शन बनाने के लिए, स्मूथ कनेक्शन बनाने के लिए, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करने की इसमें बात की गई है, जिसमें कि यूपीआई को जोड़ा गया है। उसके बाद है बोधि कार्यक्रम। बोधि कार्यक्रम यानी कि यहाँ पे बोधित्व या बुद्ध, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है ये। जैसे महात्मा बुद्ध जो थे हर काम को जिस नेचर से करते थे, उसी तरह से बिम्स्टेक देशों में भी विभिन्न पेशेवर कौशल विकास, प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति ये भी है। और एक बोधि का मतलब यहाँ पे है नॉलेज, ठीक है, तो यानी कि नॉलेज को फैलाना। उसके बाद कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण। आपको पता ही है कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनका इलाज या जिनके बारे में लोगों को ज्ञान कम है, उनके कारणों के बारे में, बीमारी तो पता है बहुत ज्यादा फैली हुई है पूरे विश्व भर में, बट इसके इलाज नहीं है। तो उसमें क्षमता निर्माण बनाना या लोगों को उस क्षमता तक पहुंचाना कि वो जाकर इलाज अच्छे से ले सके, और नई नई जो तकनीक है उसको डेवलप करना कैंसर से बचने के लिए। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। उसके बाद है वाणिज्य मंडल एवं व्यवसाय शिखर सम्मेलन। तो वाणिज्य यानी कि कॉमर्स सेंटर बनाना, और जो व्यवसाय है यानी कि जितने भी रोजगार है उससे रिलेटेड शिखर सम्मेलन को हर साल मनाना या हर साल उनका आयोजन करना, इसका प्रस्ताव भी इंडिया ने दिया है। उसके बाद लोगों से लोगों के बीच संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोगों का लोगों के बीच संबंध यानी कि हमारे देश के लोगों का अन्य देश के लोगों के साथ संबंध, और वो भी सकारात्मक संबंध। तो इसके लिए क्या इनिशिएटिव कि बीम्स्टेक एथलेटिक मीट हो 2025 में। एथलेटिक यानी कि गेम्स से रिलेटेड है यहाँ पे, तभी तो लोगों का लोगों के साथ संबंध होगा और वो भी सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक बनेगा। उसके अलावा प्रथम बिम्स्टेक खेल कब आयोजन करने की बात की गई है, 2027। उसके बाद हैकाथॉन, यार जो हैकाथॉन का मतलब तो आपको पता ही है, मैराथन, हैकाथॉन, ठीक है, ये यानी कि लंबी पारी की चीजें, लंबी पारी के खेल खेल जो होते हैं उनकी बात हो रही है। उसके बाद है इंडिया और थाईलैंड का भी साझा कार्यक्रम। अब देखिए, क्योंकि जो बिम्स्टेक का समिट हुआ है वो थाईलैंड में हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ बिम्स्टेक की बात करके आ जाए। तो थाईलैंड भी एक इम्पोर्टेंट हमारा नेबर है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी यहाँ पर हम एशियन कंट्रीज जो है उसके साथ हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, कोशिश होती है हमारी अच्छी बनाने की, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की। तो इसलिए थाईलैंड के साथ भी साझा कार्यक्रम का यहाँ पे
घोषणा हुई है। सबसे बड़ा समुद्री सहयोग एशियन आउटलुक ऑन इंडिया पैसिफिक, ये इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी कि एशियान, बताइए एशियान में जितने भी एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, उनके साथ इंडिया पैसिफिक और इंडियन एंड पैसिफिक ओशन पहल, ठीक है। क्योंकि इंडियन और इस तरफ जब हम बात करेंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की, तो वो टच करते पैसिफिक ओशन को भी और इंडियन ओशन को भी, इसलिए। उसके बाद रक्षा सुरक्षा, यानी कि ये भी चाइना की वजह से क्या हो रहा है कि सब डिस्टर्ब है ना। चाइना अपने पंख फैला रहा है, पंख फैला रहा है, यानी कि वो हर जगह पे जाने की कोशिश कर रहा है, सबको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, सबको डराने की कोशिश कर रहा है, डिटरेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि एक तरह से बिना कुछ किए सिर्फ उसके एक्शन से डराता है, उस प्रोसेस को कहते हैं डेटरेंस। तो इन सब से मुकाबला करने के लिए दोनों देशों के बीच में कई अभ्यास किए गए हैं, सैन्य अभ्यास, जिसमें से मैत्री अभ्यास एक इम्पोर्टेंट अभ्यास है, ठीक है। साइबर सुरक्षा की बात की गई है, क्योंकि जो नेक्स्ट युद्ध है, कहा जाता है कि ये डाटा सेंट्रिक होगा, यानी कि जिसके पास जिस देश का जो डाटा, उसी से युद्ध लड़ लिए जाएंगे, इसीलिए साइबर सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद है व्यापार और आर्थिक समझौते भी दोनों देशों के बीच हुए हैं, जिसमें कि मुक्त व्यापार समझौते और इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। सांस्कृतिक व जन संबंध की बात हुई है, जिसमें कि शैक्षिक आदान प्रदान होंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार, यानी कि जो नए नए अनुसंधान हुए हैं, या तो ये नवाचार यानी कि इन्वेंशंस, ठीक है। तो इन्वेंशंस होने, टेक्नोलॉजी बेस्ड, साइंस बेस्ड, और नवीकरणीय ऊर्जा, ये तो आजकल ट्रेंडिंग है, ठीक है, हॉट टॉपिक है काफी, कि किस तरह से नवीकरणीय ऊर्जा, आपको पता ही है कई तरह से होती है, सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा से, इसके अलावा पवन ऊर्जा। तो थाईलैंड जैसी जगह में जहाँ पर ज़्यादा पानी है, जिसके एरिया में कोस्टल एरिया भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर पवन ऊर्जा बहुत अच्छे से यूज हो सकती है या बन सकती है। अंतरिक्ष वगैरह, इन सब में कोलाबोरेशन, इन सब में सहयोग, ठीक है। क्षेत्रीय व बहुपक्षीय सहयोग, देखिए जहाँ पर थाईलैंड और इंडिया कॉमन है, यानी कि दोनों एक साथ है, वो कौन कौन सी जगह है? एशियान, IORA यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, यूनाइटेड नेशंस और बिम्स्टेक, इन सब में समन्वित प्रयास करना, ठीक है, यानी कि बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। ये बात हो रही थी इंडिया और थाईलैंड की। अब जरा थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा और ज्ञान ले लेते हैं, जिससे कि आपको लगेगा कि बिम्स्टेक के बारे में आपको औरों से ज्यादा पता है। तो बिम्स्टेक जैसे कि आपको पता है, बंगाल की खाड़ी, 1997 में शुरू में यहाँ पर सिर्फ 4 सदस्य थे। देखिए कितने सदस्य थे? 4, ओनली 4, इसलिए इसका नाम था बिस्ट ईसी, यानी कि बी बांग्लादेश, आई इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है। जो बिल्कुल ही कोर है बे ऑफ बंगाल के देश, वो है इसमें शामिल, ठीक है। देखिए इसमें जाओगे आप, यहाँ पर देखिए, ये इंडिया, ये बांग्लादेश, देखिए ये इंडिया, ये बांग्लादेश, ये थाईलैंड और ये श्रीलंका, ये चारों देश जो है जिसपे मैंने सर्कल किया हुआ है, ये चारों कोर देश है बे ऑफ बंगाल के। तो इसलिए पहले जो शुरू में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, सिर्फ 4 देशों को लेकर बना था, जिसका की नाम था बीस्ट ईसी। बीस्ट मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ईसी इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। फिर 1997 में ये म्यांमार साथ में जुड़ गया और इसका नाम बन गया बिम्स्टेक। हालांकि अभी भी एम का मतलब म्यांमार था, बी का बांग्लादेश, आई इंडिया, एस श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अभी तक ये नाम था। फिर 2004 में जब नेपाल और भूटान जुड़े, तो इनका नाम शामिल नहीं हुआ ना, इनका नाम अभी तक बिम्स्ट ईसी में तो इन 5 देशों के नाम जुड़े हुए थे, लेकिन जब दोनों और देश जुड़ गए, तो इसका नाम तो बिम्स्टेक ही रहा, लेकिन इसका जो एक्रोनिम है, यानी कि जो इसकी एब्रिविएशन है, वो बदल गई और ये बन गया बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इसका नाम बन गया, मैं भूल जाती हूँ कई बार, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा और ज्ञान ले लेते हैं कि इसमें 22% जनसंख्या है, ये तो हमने पढ़ी थी 1.7 मिलियन है, तो विश्व की इतनी जनसंख्या है, कितने प्रतिशत है? 22%। ये जो डाटा है वो 2023 का है, अभी तो और भी बढ़ भी सकती है थोड़ी बहुत। और जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है इन सातों देशों का, वो है 5.2 ट्रिलियन। लेकिन अगर बात की जाए
तो अभी हमारे ही देश की हो रखी है 5 ट्रिलियन के आसपास, तो है ना, तो और बढ़ गई है यानी कि ये, ठीक है। तो लेकिन एक रफ सा आइडिया लगाना है जब क्वेश्चन आ जाए तो। अब बात होती है बिम्स्टेक का महत्व क्या है हमारे देश के लिए, ये भारत के संदर्भ में है। भारत के संदर्भ, भाई हम तो भारतीय हैं, हम तो अपने ही संदर्भ में पढ़ेंगे ना। तो भारत के संदर्भ में बिम्स्टेक का क्या महत्व है, ठीक है। सार्क का विकल्प एक तो ये, जैसे कि आपको पता है जो सार्क है वहां पर प्रॉब्लम आ गई है 2014 के बाद। क्यों? क्योंकि वहां पर आतंकवाद पर जो बात थी वो बिगड़ गई थी, है ना। तो इसलिए वहां जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा हम उनसे बात नहीं करेंगे। इसलिए अब वहां कोई आगे की प्रोसेस नहीं हो रही है सार्क में, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट, मूवमेंट इज नॉट देयर, ठीक है। तो नो मूवमेंट, ठीक है। तो एक तो ये विकल्प बिम्स्टेक बन जाता है, क्योंकि हमें तो अपने सारे पड़ोसी देशों का सहयोग चाहिए। तो जो सार्क और बिम्स्टेक के जो देश हैं वो कई देश कॉमन है, जैसे कि नेपाल भी कॉमन है, ठीक है, भूटान कॉमन है, बांग्लादेश कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा श्रीलंका भी कॉमन है, ठीक है। ये सारे जो देश हैं ये कॉमन है, जो कि इसमें है, सार्क में भी है, ठीक है। और इंडिया भी है, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ के ये 5 देश यहाँ पर है। तो इसलिए हमारा काम यहाँ बन जाता है, इसलिए सार्क का विकल्प है। उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ भी संरेखण है, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी चल रही है उसके साथ भी इसका अच्छा संरेखण है, यानी कि लाइन पर है। उसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग मंच भी है, ये मानवीय सहायता और आपदा राहत यहाँ पर पॉसिबल है। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं उनके साथ सहयोग है। उसके बाद बेल्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन ने चला रखा है, उसको रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, क्योंकि यहीं पर ही मेन कंसर्न है चाइना का, कि इन सारे देशों को घेरना चाहती है वो साउथ चाइना जो सी है उसके थ्रू। तो ये अपोज करते हैं उस नीति को, तो इसलिए ये हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं। जैसे कि कौटिल्य कहते हैं कि दुश्मन के जो दुश्मन है वो दोस्त होते हैं अच्छे, है ना। तो दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते हैं, इसीलिए इनका साथ इम्पोर्टेंट हो जाता है। अमूर्त संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे कि एक एग्जाम्पल है, कि जहाँ पर बंगाल की खाड़ी का अध्ययन केंद्र बनाया हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी को। यहाँ पर हमारी, क्योंकि नालंदा का एक हमारी हिस्ट्री यानी कि इतिहास या ऐतिहासिक महत्व है इनका, तो ऐतिहासिक महत्व इस यूनिवर्सिटी का। तो अभी दोबारा से इसको शुरू किया गया है, दोबारा से इसको रिवाइव किया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये बंगाल की खाड़ी का अध्ययन केंद्र भी बनाया गया है, जिससे कि अमूर्त संस्कृति को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। चलिए, तो बिम्स्टेक के बारे में सारे फैक्टर्स, सारे ऑल फैक्टर्स आर कवर्ड, ठीक है। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इसके अंदर कवर नहीं किया है। विद करंट, करंट भी इसके अंदर शामिल है, और इसका इतिहास भी शामिल है, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब इसके अंदर शामिल हो गया है। तो आपका एक पूरा का पूरा कवर हो चुका है बिम्स्टेक, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी समिट कई सालों बाद होती है। जो लास्ट हुई थी वो 2022 में हुई है, अब 2025 में हुई है, यानी कि 3 साल में हुई है। तो 3 साल का गैप है, इसीलिए बहुत कई एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी से रिलेटेड जितने भी हमने क्वेश्चंस किए ये सब में से कुछ भी आ सकता है, तो ध्यान से इसको रिवाइज करते रहिएगा। चलिए, अगर हाँ, एक गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो डू कमेंट। चलिए ठीक है, शेयर मत कीजिए, मुझे थोड़ा सा ज्ञान है, मैं एज अ स्टूडेंट सोचूं तो, कि लोगों को लगता है कि भाई इतनी कोई चीज़ हमें अच्छी मिल रही है तो हम दूसरों को शेयर ना करें, नहीं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। वो बिल्कुल ठीक है, आपकी सोच मान सकती हूँ, बट थोड़ा सा मेरा भी ध्यान दे दीजिए कि थोड़ा सा ग्रो करेगा चैनल, तभी एक मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और अच्छी वीडियोस और अच्छा इसके अंदर मटेरियल डालने की कोशिश में रहूँगी हमेशा, है ना। चलिए ठीक है, तो कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।